राजस्थान की राजनीति में रोजाना नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत का फोन टेपिंग मामला है, पूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात हो, मंगलसूत्र, मुसलमान, इस बार इस चुनाव में तमाम मुद्दे आए। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक इस बार भी हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस 13 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार का मुद्दा हो, भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस का वादा करके आई है और वे इसको ला कर रही है। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा से खास बातचीत की है हमारे एडिटर इन चीफ संजय वर्मा ने। तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा गोपाल शर्मा ने, जो सिविल लाइन जयपुर से भाजपा के विधायक है, हम आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में जिस तरह से 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 25 सीटों पर अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस इस बार कह रही है कि बीजेपी की हैट्रिक इस बार नहीं लगेगी। गोपाल शर्मा जी जो सिविल लाइन से विधायक हैं बीजेपी के और पेशे से पत्रकार भी हैं, अपना अखबार चलाते हैं, आज हमारे साथ इस पूरी चर्चा में वो शामिल होंगे कि किस तरह से बीजेपी का जो कॉन्फिडेंट है वो किस तरह से मुखर है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, उन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए अपन गोपाल शर्मा जी से सीधी बात करें। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से 2014 और 19 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया कांग्रेस को, अब 2023 के चुनाव में क्या फिर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, हैट्रिक लगाने जा रही है? इसमें कोई संदेह नहीं, सारी दुनिया मानती है, जनता मानती है। और जो वोट दे कर के आए हैं वो किस तरफ वोट दे कर के आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं रह गया है। हमने देखा है कि पहली बार इस तरह के चुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस की टेबलों पर लोग ही नहीं थे। लोगों के अंदर ये भाव था कि हमको मोदी जी को वोट दे करके आना है। वही हुआ है। कांग्रेस खुद नहीं करे कि उनके कितनी आएगी, वो करें इनके 25 नहीं आएगी। तो ये क्या, उन्होंने कोई अंतर्यामी है, कोई स्वप्न आया है, कोई इनको अंतर्ज्ञान हुआ है? तो इसलिए कोई बेकार की बातें हैं ये सब। नहीं, कांग्रेस का कल एक बयान आया, कांग्रेस कह रही है कि 13 सीटें यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला और कांग्रेस जीतने जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मुकाबला तो जहाँ पर 2 लोगों ने फॉर्म भरे हैं या ज़्यादा लोगों ने भरे हैं वहाँ हर जगह मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस में मुकाबला करने के लिए है कौन, यही नहीं समझ में आ रहा है। मुकाबला करने के लिए कोई नेता होना चाहिए ना, जिसकी साख होनी चाहिए। तो साख वाले तो कोई है ही नहीं कांग्रेस के साथ में। अब हारे हुए लोगों को टिकट दे दें, ऐसे लोगों को टिकट दे दें जिनको जनता जानती नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट दे दें जो राजनीति में है ही नहीं, ऐसे लोगों को टिकट दे दें जो उस ज़िले के ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से खोज खाज करके ला करके कहीं किसी को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ उनको कोई जानता ही नहीं है, तो कैसे जीत हासिल होगी? तीसरा, आपने जिनको हराया वो उनको लोकसभा से, जहाँ शहर से प्रत्याशी बनाया जयपुर से, और उन्होंने हारे का सहारा एक नारा दिया कि हारे का सहारा है मेरा, इस बार मेरे को जिता दो। तो इस बार क्या लगता है, हारे का सहारा उनको मिलेगा कि बीजेपी को मिलेगा? देखिए, बीजेपी तो भारतीय संस्कृति की रक्षक पार्टी है। इसलिए आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले खाटू श्याम जी के दरबार में भक्तों की जो भीड़ लगती थी, भक्तों का जो श्रृंखला चलती थी, उसमें और आज में 10 साल बाद कितना फ़र्क है ये हम महसूस कर सकते हैं। आज बद्रीनाथ, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, काशी, महाकाल, सोमनाथ जाने वालों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसके पहले तो नहीं जाते थे लोग। तो यह इसलिए है कि अनुकूल शासन है। अनुकूल शासन का मतलब कि ऐसा शासन है जो भारतीय संस्कृति में, मंदिरों में, आस्था में विश्वास रखता है। तो और हारे का सहारा, इसका अर्थ हुआ कि जो हार चुका है उसका सहारा। तो लोकसभा में तो अब हारेंगे, फिर सहारे की बात सोचें। और वो तो हर बार हारेंगे, हर बार उनको सहारे की ज़रूरत है। तो भगवान पांडवों के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन कौरवों के साथ नहीं खड़े हो सकते। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास साथ गए थे। तो दुर्योधन सिरहाने बैठे और कृष्ण पैर की तरफ बैठे। तो भगवान श्री कृष्ण ने
सबसे पहले पैर की तरफ देखा और साथ ही उन्होंने कहा कि सेना चाहिए या मैं चाहिए, मेरी जरूरत है। तो कौरवों को सेना की जरूरत थी और पांडवों को कृष्ण की जरूरत थी। तो जिनकी आस्था है ही नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई पाली हुई 6-7 इंच की चोटी कटवाता है क्या? कोई चोटी रखा हुआ है और इतनी लंबी जो सब देखे और उसको वो काट दे तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे क्या हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्या मुसलमान हो गए? तो अब इस स्थिति में आने के बाद में वो सोचें कि उनको बर्बरीक जी का सहारा मिले, उनको कलयुग में कृष्ण कहने वाले खाटू श्याम जी का सहारा मिले, वो कैसे संभव है? क्या कभी जीवन में कृष्ण जन्मभूमि पर गए हैं? क्या कुरुक्षेत्र गए हैं जहां बर्बरीक अपने खाटू श्याम जी का स्थान है? कभी नहीं गए, कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या नहीं गए, राम का वंशज बताते थे, विधानसभा में राम का वंशज, लोकसभा में आर्य का सहारा, और फिर जब विधानसभा कहीं से लड़ना पड़े या पार्षद का चुनाव लड़ें, जो भी लड़े, उसमें कहेंगे कि मैं तो पता नहीं किसका सहारा हूँ, वो उसका चाहिए। तो ऐसे सहारा नहीं मिलता। प्रभु का सहारा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निर्मल मन का होना पड़ता है, आस्थावान होना पड़ता है और जनता की गरीबी के अंदर झांकना पड़ता है। बिल्कुल। अब दूसरा एक अहम सवाल है, एक अहम मुद्दा है। जिस प्रकार प्रदेश में जो वोटिंग का परसेंटेज है 1914 की अपेक्षा गिरा है, और जिस तरह से चुनावों में इस बार मंगलसूत्र मुसलमानों की जो बात आई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से उत्साहित है कि भाई इस बार मोदी जी ने बांसवाड़ा में मंगलसूत्र मुसलमान की बात कर दी। तीसरा, वोट परसेंटेज कम हुआ, उसमें बीजेपी का वोट कम पड़ा बताया जा रहा है। इससे भी कांग्रेस उत्साहित है और कह रही है कि हम लोग अब 13 सीटों पर जीतेंगे। तो इसमें कितना दम कांग्रेस की बात में बीजेपी को और आपको लगता है? देखिए, दम है कहाँ? कांग्रेस तो बेदम हो चुकी है। क्या मंगलसूत्र की कांग्रेस बात सोचेगी और करेगी? कभी सोनिया जी ने मंगलसूत्र पहना है क्या? हमने देखी है क्या उनकी फोटो मंगलसूत्र पहने हुए? क्या हमने प्रियंका जी को कभी मंगलसूत्र पहने हुए देखा है क्या? इन लोगों की मंगलसूत्र के अंदर आस्था ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है। राहुल गांधी का जो नाम उनकी सर्टिफिकेट्स के ऊपर है वो राहुल ही नहीं है, प्रियंका जी का नाम प्रियंका ही नहीं है, इन सब के बदले हुए नाम हैं। तो ऐसी स्थिति में रॉल और बीएन का अगर ये सोचें कि हमारे नेतृत्व के अंदर भारत की शक्तियां एक हो जाएंगी और हमारे समर्थन में खड़ी हो जाएगी, तो इतने वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी को जनता से डर करके राज्यसभा में जाने के लिए राजस्थान की शरण लेने की क्या जरूरत थी? वो खुद मान रहे हैं कि हम नहीं जीत सकते। वायनाड से जब राहुल गांधी चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाले तो हैं ही नहीं कि जिनको हमको वोट देंगे, या उस लायक ही नहीं है। तो जो भारत की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनको स्वाभाविक तौर पर वो नागरिक तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में भारतीयता तब नहीं मिलेगी। मैं सीधा सवाल उठाता हूं, आप ये देखिए कि राहुल जी विदेशों में जाते रहते हैं, वो बैंकॉक भी गए हैं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया है। क्या बैंकॉक के किसी मंदिर में दर्शन किया उन्होंने? लेकिन जब अफगानिस्तान गए तो बाबर के मकबरे पर गए कि नहीं गए? तो जिनको बाबर का मकबरा अच्छा लगता है, उनको राम का मंदिर कैसे अच्छा लगेगा? जो हिंदुस्तानी अपने को नहीं माने, ये मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मानते होंगे अपने को हिंदुस्तानी, लेकिन कोई व्यक्ति अपने को हिंदुस्तानी नहीं माने तो और कहे कि नहीं हम तो यहीं पर रहेंगे और हिंदुस्तानी मानेंगे नहीं अपने को, तो उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान है। कम परसेंटेज वोट हुआ है, उसको लेकर कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, वोटों का परसेंटेज बढ़ना यह मोदी जी के कारण ही संभव हुआ है। इससे बहुत कम परसेंटेज के अंदर वोटिंग होती रही है, चुनाव होते रहे हैं।
2-4-5% वोटों का कम होने का मतलब है, जो अब तक चुनावी राजनीति के सर्वे करने वाले लोग, उसके रणनीतिकार मानते हैं कि अगर बहुत कम मतदान होता है तो वह चुपचाप पुरानी वाली पार्टी को शासन सौंप देता है। मध्यम श्रेणी का मतदान होता है तो वह ताकत के साथ में पुराने शासनकर्ताओं को शासन सौंपता है। और जब बहुत ज्यादा मतदान होता है तो लहर होती है जिसमें सब साफ हो जाते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष भी होता है। इस समय संजोग की बात यह कि विपक्ष है ही नहीं। क्या हमने कभी सुना है कि राजस्थान में इससे पहले किसी व्यक्ति ने कांग्रेस की लोकसभा की टिकट लेने से इनकार किया हो? आज तक ये नहीं सुनने में आया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कोई टिकट दे और उसको लेने से मना करे, ये राजस्थान में हुआ है और बार बार हो रहा है। क्या हमने सुना है कि सूरत और इंदौर जैसी शहर में भाजपा के व्यक्ति निर्विरोध आए? सुनना ही बंद हो गया है सब। कहाँ कौन निर्विरोध आने देता है? तो ये जो बदली हुई हवा है, जो बदली हुई परिस्थिति है और भारत माता के उत्थान का समय है, उसका ये सब घटनाएं द्योतक हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाजपा इतनी कम सीट आएगी, हम इतने वोटों से जीतेंगे, तो अगर कोई मुगालते में रहना चाहे और आंखें बंद कर ले और अस्वाभाविक स्वप्न ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हम आंखें बंद करके अचानक हम वाशिंगटन पहुंचकर और वहां हिल्टन के कमरे में आराम कर रहे हों तो उसको तो कौन रोक सकता है। लेकिन हकीकत है कि जगह जगह आपको हार दिखाई दे रही है, आपकी लंका ध्वस्त हो रही है, जल रही है। और जैसे रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है कि सियार रोने लगते हैं, कुत्ते चिल्लाने लगते हैं, गीदड़ भागने लगते हैं, वही स्थिति कांग्रेस के साथ हो रही है। एक और भी महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हुआ करते थे, उन्होंने एक फ़ोन टेपिंग जो मामला काफ़ी जब सरकार जाने चला था, तो अब फ़ोन टेपिंग का उन्होंने खुलासा कर दिया किसने कराया क्या। अभी 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ वायरल हो रही है कि जल्दी ही गहलोत सहित जो लोग इसमें शामिल थे उनको जेल भेजेगी भजन लाल सरकार। तो जांच हुई है नहीं हुई है ये तो एक अलग विषय है, लेकिन जो ओएसडी थे उन्होंने बाकायदा टेप को सुनाया मीडिया के सामने और वो लगातार सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या लगता है ये इसमें क्या कार्रवाई करने वाली पार्टी? देखिए, कार्रवाई तो सरकार करती है। लोकेश जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसको कभी मैंने गंभीरता से देखा नहीं। उसका कारण है कि चोरों की जमात का व्यक्ति क्या बोलता है, उसका क्या महत्व है, जांच होगी तब पता चलेगा। ये वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने उनको पेन ड्राइव दिया होगा, सही कह रहे होंगे, लेकिन अगर असत्य बोल रहे होंगे तो जांच का विषय है और जांच के दायरे में दोनों हैं। ये कौन सा लेकर के पुलिस के पास पहुंच गए कि मेरे को अशोक गहलोत जी ने दिया है? तो राजस्थान में कभी इस तरह की हल्की बातें नहीं हुई हैं। अशोक गहलोत जी अगर उसके लिए दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए लोकेश जी को राजा हरिश्चंद्र नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, लोकेश जी ने जिस तरह से बात करी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, 2022 से आज तक जो राजस्थान है महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है पूरे देश में। अब 4 महीने से बीजेपी की सरकार है। क्या इस इंडेक्स को कोई ऐसी कार्य योजना है सरकार की कि आप विधायक हैं, विधानसभा के जरिए आपको इस तरह की योजना बनाने का सरकार प्रयास कर रही है कि इस इंडेक्स को नीचे लाया जाए? निश्चित रूप से सरकार कर रही होगी। भाजपा के लिए महिला अत्याचार हो या अपराध हो, इसमें जीरो टॉलरेंस का विषय है। सिविल लाइन क्षेत्र के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि वहां से आतंक का राज समाप्त हो चुका है और महिला अत्याचार के खिलाफ महिलाएं इतनी जागरूक रहेंगी
कि सिविल लाइंस में महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे। और मैं सोचता हूँ राज्य सरकार भी इसी दिशा में सोच रही है। बिल्कुल, ये थे सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन हालांकि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब स्थिति साफ हो पाएगी कि किस दल को बहुमत मिला है, जनता ने किसको आशीर्वाद दिया और दिल्ली की जो सत्ता की चाबी है किस दल को सौंपी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।